हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जहाँ तक कि आप लोग को पता है कि क्लास 10th के लिए लक्ष्य 450 प्लस बैच लॉन्चिंग हो चुका था। उसमें अपना लोग सिलेबस डिस्कशन भी कर चुके थे। तो आज सामाजिक विज्ञान के हिस्ट्री के पहला चैप्टर को पढ़ेंगे अपना लोग। सबसे पहले अपना लोग हिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद बाकी बुकों का साथ साथ अध्ययन करते चलेंगे। पहले एक चैप्टर इनका फिर उनका, इस तरह से पढ़ते जाएंगे। तो आज पढ़ेंगे किसके बारे में? यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद हिस्ट्री का पहला चैप्टर क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद। इससे पहले जान लेते हैं जैसे कि आज क्या पढ़ना है, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हिस्ट्री को पढ़ना है, इतिहास को पढ़ना है। तो पहले जानना बेसिक जानकारी ले लेते हैं कि सामाजिक विज्ञान क्या होता है, इतिहास क्या है, ये सब जान लेते हैं। जैसे कि सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान ये जो किससे बना हुआ है? समाज से। ये शब्द किससे बना हुआ है? समाज शब्द से मिलके। किससे बना हुआ है? समाज शब्द से मिलके। ये अब सबसे पहले जानेंगे समाज क्या होता है। समाज क्या होते हैं? समाज जहाँ पे लोगों एक समूह बना के रहते हो उसे क्या बोलते हैं? समाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समाज बोलते हैं। जहाँ पे लोग एक समूह बना के रहते हो उसे क्या बोलते हैं? समाज बोलते हैं। इसे सामाजिक विज्ञान में किसके अध्ययन करते हैं? समाज के बारे में। किसके बारे में? समाज के बारे में अध्ययन करते हैं, समाज के बारे में। तो सामाजिक विज्ञान किसे कहते हैं? मानव समाज के अध्ययन को सामाजिक विज्ञान कहते हैं। मानव समाज के अध्ययन को क्या कहते हैं? सामाजिक विज्ञान कहते हैं। तो इसी तरह आप जाने सामाजिक विज्ञान क्या होता है, समाज क्या होता है? जहाँ पे लोग समूह बना के रह रहे हो उसे क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। समाज कहते थे। अब जानेंगे क्या? इतिहास पढ़ रहे अपना लोग सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत। सबसे पहले इतिहास पढ़ेंगे, उसके पहला चैप्टर को। तो पहले जानते हैं इतिहास क्या होता है? इतिहास क्या? अतीत का अध्ययन, बीते हुए समय में जो घटना घट चुकी है उसके बारे में जो जानते हैं उसे क्या बोलते हैं? इतिहास बोलते हैं। अतीत का अध्ययन जो पहले कुछ दिन पहले घट चुका है, 100 वर्ष पहले, 200 वर्ष पहले या 1000 वर्ष पहले, यानी कि पिछले घटनाओं के बारे में जो अध्ययन करते हैं वही क्या कहलाते हैं? इतिहास कहलाते हैं। इतिहास के जनक किसे कहते हैं? तो इतिहास के जनक कहते हैं हेरोडोटस को। किसे कहते हैं? हेरोडोटस को। हेरोडोटस ही था जो पहले इतिहास के बारे में दुनिया को बताया। क्या बताया? तो इतिहास क्या है? पिछले बातों का जो अध्ययन करते, पीछे जो बीत चुके हैं बातों उनका जो अध्ययन करते उसे ही क्या बोलते हैं? इतिहास बोलते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। तो इतिहास का जनक किसे कहते हैं? इतिहास का जनक याद रखेंगे आप लोग, इतिहास के जनक किसे कहते हैं? हेरोडोटस को। किसे कहते हैं? हेरोडोटस को। तो चलिए इतिहास के अंतर्गत अपना लोग को पहला चैप्टर पढ़ना यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या पढ़ना है? यूरोप में राष्ट्रवाद। सबसे पहले जानेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप क्या है? यूरोप एक महादेश है। जैसे अपना लोग किस महादेश में रहते हैं? एशिया महादेश में। उसी तरह यूरोप क्या है? एक महादेश है। यूरोप महादेश में कितना देश है? लगभग 44 देश है। लगभग कितने देश है? 44 देश है। कितने देश है? 44 देश। तो यूरोप क्या है? एक महादेश है। यूरोप महादेश में इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, पर्सा, ब्रिटेन, यूनान, फ्रांस आदि, देखिए आदि देश आते हैं। यही सब देश के बारे में इसमें पढ़ना है। इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, पर्सा, ब्रिटेन, यूनान, तो 44 देश है। उसमें से लगभग कुछ देशों के बारे में इसमें पढ़ेंगे, जिसमें कि यूरोप के राष्ट्रवाद के बारे में। तो यूरोप में राष्ट्रवाद, पहले जानते हैं राष्ट्रवाद क्या होता है? राष्ट्रवाद क्या होते हैं? ये राष्ट्रवाद किससे बना है? राष्ट्र प्लस वाद। राष्ट्र का मतलब क्या होता है? राष्ट्र का मतलब होता है देश। राष्ट्र का मतलब क्या होता है? देश। वाद का मतलब क्या होता है? लगाव। तो राष्ट्रवाद, राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति लगाव, देश के प्रति प्रेम, कोई क्या बोलते हैं? राष्ट्रवाद बोलते हैं। जैसे बोले कोई जातिवाद, तो इसे क्या है? जातिवाद के प्रेम, जाति के प्रति प्रेम है। जिस तरह कोई बोले समाजवाद, उसे अपने समाज के प्रति प्रेम। इसी तरह राष्ट्रवाद यानी कि अपने देश के प्रति प्रेम, उसके देश के प्रति प्रेम। तो राष्ट्रवाद क्या होते जान लिए? राष्ट्र प्लस राष्ट्रवाद मतलब क्या? तो लगाव, राष्ट्र मतलब देश, तो यानी कि देश के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? देश के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं।
तो किताब में जो दिया हुआ राष्ट्रवाद की परिभाषा, वो क्या, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में जो एकता का वाहक बनती है। क्या है राष्ट्रवाद ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, यानी कि भौगोलिक बोल से किसी देश, उसमें संस्कृति है, उसके जो विचार हैं, और वो जो उसमें सामाजिक, वो जो एक परिवेश में रहते हैं उन लोगों के बीच जो एकता है उसे क्या बोलते हैं, राष्ट्रवाद। उनके अपने देश के प्रति उस सब जो रहते हैं उस देश में, उस समाज में, उस लोग को क्या है, अपने देश के प्रति प्रेम है, उसे क्या बोलते हैं, राष्ट्रवाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राष्ट्रवाद बोलते हैं। तो राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या है, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक की जगह क्या बोल सकते हैं, देश भी बोल सकते हैं, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोग में एकता का वाहक बनती है। क्या बनती है, वाहक बनती है। इसे क्या बोलते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। तो राष्ट्रवाद का एक सरल सी परिभाषा है कि राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद अपने देश के प्रति प्रेम, अपने देश के प्रति लगाव, अपने देश के प्रति समर्पित, इसे ही क्या बोलते हैं, राष्ट्रवाद बोलते हैं। उसके बाद जानते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व, यूरोप में जो राष्ट्रवाद आए, राष्ट्रवाद का इतना प्रसार प्रचलन हुआ, वो किसके कारण हुआ, उसका क्या कारण है जो राष्ट्रवाद यूरोप में फैला। क्या है, पुनर्जागरण के फलस्वरूप उत्पन्न परिस्थितियाँ, पुनर्जागरण जो यूरोप के लोग थे वो फिर से जागे, उसमें विज्ञान और कला का फिर से विकास हुआ, उसकी बुद्धि में थोड़ा वृद्धि हुई, उसमें क्या हुए, वो पुनर्जागरण मतलब होता है फिर से जागना। इसके कारण जो फलस्वरूप उत्पन्न परिस्थितियाँ हो, जो वहाँ की परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई, उससे लोग जागरूक हुए। क्या हुए, जागरूक हुए। तो उसमें क्या हुए, राष्ट्रवाद की एक भावना जगी, एक कारण ये है। उसके बाद 1789 के फ्रांसीसी के क्रांति के आदर, 1789 में जो फ्रांस में क्या होते, एक क्रांति होते, फ्रांस में क्या होते हैं, क्रांति होती है। क्रांति कौन किए थे, वहाँ के जनता किए थे। किसके विरुद्ध, अपने शासक के विरुद्ध, अपने राजा के विरुद्ध। उनके जो सम्राट थे लुई 16वां, उनके विरुद्ध। जो लुई 16वां थे वो जो थे एक निर्दयी शासक थे, अपने जनता के बारे में कुछ नहीं सोचते थे और बाकी पूरे अपने मौज की ज़िंदगी जीते थे। उनको ये जो थे 1700, उसी के खिलाफ 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई। क्या हुए थे, फ्रांस की क्रांति हुई, जो कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो कि दुनिया में भी अलग पहचान बनाए। उसके बाद क्या, नेपोलियन का सैन्य अभियान। और तो क्या हुआ, फ्रांस में एक नायक आया, कौन, नेपोलियन। ये जो सैन्य अभियान किया, इनका भी राष्ट्रवाद को फैलाने में यूरोप में महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो क्या और क्या, एक मेटरनिक की प्रतिक्रिया। ये मेटरनिक जो थे, ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कौन थे, ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। ये चाहते ही नहीं थे कि यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना जगे लोगों में। ये चाहते जिस तरह से अभी यूरोप में राजतंत्र की शासन चल रहे हैं, जनता जिस तरह से राजाओं की गुलाम है, उसी तरह से हमेशा रहें। प्रतिक्रियावादी मतलब होता है किसी तरह की कोई भी सुधार ना हो। क्या होता है, प्रतिक्रियावादी मतलब होता है किसी तरह का कोई भी सुधार नहीं होती। ये जो मेटरनिक थे, ऑस्ट्रिया का चांसलर, ये चाहते थे यूरोप में किसी भी तरीका का सुधार नहीं हो। क्या हो, सुधार नहीं हो। तो ये सब जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, ये यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्या, पहला पुनः जागरण, यूरोप के लोग फिर से जागे और विज्ञान, कला, शिक्षा में फिर से अपना योगदान उसका रहा। फिर फलस्वरूप उत्पन्न परिस्थितियाँ। उसके बाद क्या, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, जनता जो वहाँ की जो राजा के खिलाफ अपना क्रांति किए वो। उनके बाद नेपोलियन का सैन्य अभियान। उनके बाद मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी। इसको एक एक करके आगे पढ़ेंगे। तो पहले जानते हैं क्या, 1789 की फ्रांस की क्रांति। 1789 की फ्रांस की क्रांति, पता है 1789 की फ्रांस की क्रांति में क्या हुआ था। वहाँ की जनता जो अपने राजा के विरुद्ध क्या किए थे, आंदोलन किए थे। क्या कहते हैं, आंदोलन किए थे। क्या, फ्रांस में राजतंत्र यानी कि राजतंत्रात्मक शासन था। फ्रांस में जो था राजतंत्रात्मक शासन था। इसका मतलब क्या है, जो अगला, जैसे कि अभी लुई 16वां राजा है, तो जो अगला शासक बनेंगे वो कौन बनेंगे, उसके ही पुत्र बनेंगे, उसके ही परिवार के कोई लोग बनेंगे। कोई जनता को कोई अधिकार नहीं था कि अपना शासक अपने मन से चुने। और एक महत्वपूर्ण
शासन चला सके, एक अच्छी तरह से शासन चला सके। जनता के ऊपर बहुत ही अत्याचार होता था, राजतंत्र का शासन था, जनता की कोई भी सुनवाई नहीं की जाती थी और जनता उसके विरुद्ध कुछ कर भी नहीं पाते थे। क्या हुए? फ्रांस में राजतंत्र का शासन, फ्रांस की क्रांति क्यों हुई? कि जो राजतंत्र के शासन थे इसके विरुद्ध जनता ने क्या किया? आंदोलन किया। उसके बाद क्या? फ्रांस का राजा लुई 16वां निरंकुश शासक थे। ये जो एक निर्दलीय शासक था, ये अपने जनता के बारे में कुछ सोचते ही नहीं थे। यदि शासक अच्छा होता तो जनता उसके आक्रोश में आके उस आंदोलन नहीं करते, उसका कहीं तक समर्थन करते और अच्छी तरह से एक शासन चलाते। क्या हुआ? इसमें जनता आक्रोश में आया और लुई 16वां के विरुद्ध क्या किया? आंदोलन किया। तो फ्रांस का राजा लुई 16वां क्या था? एक निरंकुश शासक था, यानी कि अपने मौज मस्ती की ज़िंदगी जीते थे और ये जो थे बहुत ही खर्चीला भी थे। इनकी एक पत्नी थी, वो तो और ही खर्चीला थे। अपने पत्नी और ये दोनों मिलके कभी भी ये जो इसकी पत्नी थी वो शासन में भी हस्तक्षेप करते थे। क्या करते थे? हस्तक्षेप करते थे। तो ये क्या थे? फ्रांस का राजा जो थे लुई 16वां, वो निरंकुश शासक था, यानी कि निर्दलीय शासक था। उसके बाद क्या? फ्रांस में 175 वर्षों में स्टेट जनरल की बैठक नहीं हुआ था, यानी कि फ्रांस का जो एक, जैसे अपना लोग का संसद भवन है ना, उसी तरह उस सब का एक संस्था था स्टेट जनरल। कौन था? स्टेट जनरल। उसकी जो बैठक थी वो 175 वर्षों से नहीं हुई थी। क्या हुई थी? 175 वर्षों से नहीं हुए थे। उससे पहले जो उनके शासक थे लुई 16वां से पहले वो लुई 15वां थे, उनसे पहले से लुई 14वां थे। वो सब भी थे। जैसे लुई 14वां थे तो वो ने क्या बोल दिया था? मैं ही राज्य हूँ। क्या हूँ? मैं ही राज्य हूँ। वो भी जनता की कुछ नहीं सुनते थे। लुई 15वां जाए तो वो बोला हम ही भगवान हैं, मेरे सिवा कोई है ही नहीं। उसके बाद जब लुई 15वां आए तो ये भी एक अच्छे शासक नहीं थे, निरंकुश शासक थे। ये भी अपने ऐश मौज की ज़िंदगी जीते थे, बाकी जनता के प्रति कोई प्रेम या कोई लगाव नहीं थे। तो एक फ्रांस में क्या हुआ? 175 वर्षों में स्टेट जनरल की बैठक नहीं हुई थी। 175 वर्ष तक स्टेट जनरल की बैठक नहीं हुई थी। क्या हुई थी? बैठक नहीं हुई थी। एक संस्था थी, उसके प्रति बैठक होता था, फिर सरकार कैसे चलना है, राजा कौन बनेंगे, वो सब होता था। पर क्या था? वहाँ पे राजतंत्र का शासन था। तो राजतंत्र का शासन था, जैसे पहले का राजा हटाओ, उसके क्या बनेंगे? उसके पुत्र ही क्या बनेंगे? शासक बनेंगे। और बाकी जनता को कोई भी अधिकार नहीं था कि वो अपना शासक चुन सके और एक अच्छा शासक चुन सके। तो उसके विरुद्ध इसी कारण से वो आंदोलन किए थे। फिर क्या हुआ? समाज 3 वर्गों में विभाजित हुआ था। ये जब शासन चल रहा था लुई 16वां का या लुई 15वां का, जब इन सबों का शासन चल रहा था तो समाज जो थे 3 वर्गों में विभाजित था। समाज में समानताएं नहीं थी। क्या थी? समाज में समानताएं नहीं थी। 3 वर्गों में विभाजित थे। समाज 3 वर्गों में विभाजित हुआ था। एक था पादरी और एक था कुलीन और एक निम्न वर्ग के लोग जो मजदूर सब होते थे। पादरी कौन होते थे? ये जो होते थे पुजारी होते थे। कौन होते थे? पुजारी होते थे। और ये कुलीन जो होते थे, कुलीन जो नौकरी में रहते थे, वो शासन के अफसर वगैरह रहते थे, वो सब रहते थे। ये निम्न वर्ग के लोग जो थे ये मजदूर और किसान थे। कौन थे? मजदूर और किसान थे। तो समाज कितने वर्गों में बांटे थे? 3 वर्गों में बांटे थे। फ्रांस में समाज कितने वर्गों में बांटे थे? 3 वर्गों में। एक तो पादरी, एक कुलीन और एक निम्न वर्ग के लोग जो किसान वगैरह और मजदूर होते थे। तो पादरी जो होते थे पुजारी होते थे। और जो यहाँ की और एक बात क्या थी, यहाँ पे जो फ्रांस में थे ना, ये जो 3 वर्गों में समाज बटे थे, इसलिए बटे थे कि ये पादरी के ऊपर कोई भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता था। जो कर देना होता था राजा को, यानी कि अपने शासक को जो शासन कर रहे हैं उनके प्रति इसको कोई भी कर नहीं लगता था, क्योंकि पुजारी थे। इसको क्या एक वर्ग में बांट दिया था, इसको अलग कर दिया था। समाज को 3 वर्गों में बांट दिया था, पादरी कुलीन, जिसमें पादरी और कुलीन को क्या होते थे? किसी प्रकार का कर नहीं देना पड़ता था और उसे ढेर सारी सुविधाएं भी अलग अलग थी, विशेष सुविधाएं थी इन लोगों के लिए। पर जो कर भरते थे, ये सारा कर, जितना भी कर होते थे, ये निम्न वर्ग के लोग भरते थे, मजदूर भरते थे। इनके लिए कोई भी सुविधाएं नहीं थी। ये सब तो आक्रोश में आएंगे ही। एक समाज में रहते हैं, उनके प्रति समान अधिकार नहीं है। उसके जितना भी कर लगेंगे या कभी बढ़ाया जाए, कभी कितना भी देना हो, यही सब देंगे। ये पादरी और कुलीन न कर देंगे। इनके लिए एक विशेष अधिकार, एक विशेष व्यवस्था भी थे शासन में। तो ये क्या थे? पादरी, कुलीन और निम्न वर्ग। फ्रांस के समाज कितने वर्गों में बांटे थे? 3 वर्गों में बांटे थे। तो आंदोलन जो किए थे कौन किए थे? निम्न वर्ग के लोगों के थे, किसान और मजदूर। उसके बाद क्या
बीच काफ़ी असमानता थी, यानी कि ये जो समाज तीन वर्गों में बटे थे तो असमानता तो थे ही, ये दोनों से कर नहीं लिया जाता था, इसको विशेष अधिकार भी दिया जाता था, पर इन लोगों को क्या था, कोई भी किसी प्रकार का अधिकार नहीं था, इसे सिर्फ कर देना था, कभी बढ़े तब भी जहाँ से हो वहाँ से देना था, नहीं दिया जाता तो उस समय के शासक और जो कुछ उस सब का अपना एक प्रक्रिया होती थी, किसी तरह से उससे लेना है, मार के लेना हो या कुछ करके। तो क्या थे, समाज तीन वर्गों में विभाजित थे, एक पादरी, कुलीन और निम्न वर्ग, तीनों के बीच काफ़ी असमानता थे। फिर क्या हुआ, फ्रांस के लोगों पर टैक्स का बोझ अधिक हुई। ये शासक जो थे बहुत ही खर्चीला थे, जब भी कभी पैसे की ज़रूरत पड़े तो वो जनता पे टैक्स थोपते जाते थे। किस पे? जनता पे टैक्स थोपते जाते थे। इससे क्या हुआ, फ्रांस के जो जनता थे, फ्रांस के जो लोग थे, वो जो निम्न वर्ग के लोग थे, उन पे क्या हुआ था, टैक्स का बोझ बढ़ चुका था, क्योंकि कर की दर जो थे धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा था, जनता की कोई भी मजबूरियाँ नहीं सुनी जाती थी। उससे क्या हुई, फ्रांस के लोगों पर टैक्स का बोझ अधिक हो गया था। जब ये खर्चीला थे, जब राजा के पास पैसे नहीं होते थे तो कभी भी ये टैक्स बढ़ा देते थे। जब 175 वर्ष के बाद जब फिर से बैठक हुआ था तो उनमें भी क्या क्या थे, ये कर ही बढ़ाए थे। वो जो बैठक किए थे तो उसमें क्या किए थे, कर ही बढ़ाए थे। क्या फ्रांस के लोगों पर टैक्स का अधिक बोझ था। फिर क्या, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम, जो फ्रांसीसी क्रांति कैसे हुआ ये तो जान लिए। क्या हुआ था, वहाँ जो शासक थे राजतंत्रात्मक, वहाँ के शासन जो चल रहा था वो राजतंत्र का शासन था, राजा की बेटा राजा बनेंगे, जनता को कोई अधिकार ही नहीं थे अपने प्रति, अपने शासक को चुनने का, अपने पसंद का शासक का। तो उससे क्या हुए, जनता आक्रोश में आए और लुई 16 के खिलाफ 1789 में क्या किया, एक आंदोलन किए, जो कि सफल भी रहा था। क्या रहा था, सफल भी रहा था। और क्या थे आंदोलन, क्यों किए थे, निम्न वर्ग के लोग जो थे इन पे कर का बोझ बहुत ही अधिक हो गया था। क्या होता, बहुत ही अधिक हो गया था। जो निम्न वर्ग के लोग थे ये सब ने क्या किया, मिलकर आंदोलन किया, जगह जगह पे आंदोलन किया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जानते हैं फ्रांस के लोगों में टैक्स का, उसके बाद जानते हैं 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम। जब 1789 की फ्रांसीसी क्रांति हुई राजा के विरुद्ध, तो उसका जो परिणाम निकल के आया वो क्या निकल के आया, उसके बाद क्या हुआ, लुई 16 के राजशाही का अंत हो गया। जब यह आंदोलन हुआ तो लुई 16 का क्या हुआ गया, राजतंत्र का अंत हो गया, राजतंत्र का अंत हो गया, यानी कि उसे गद्दी से उतार दिया गया। तो अब जनता को अपना अधिकार था कि वो अपना शासन खुद से चुन सके, क्या कर सके, चुन सके। उनके बाद क्या, लुई 16 को राजशाही का अंत हुआ, यानी कि इसका राजशाही का अंत हुआ। फिर क्या, जनतंत्र की स्थापना, जनतंत्र के मतलब बोल सकते हैं कि जनता का शासन, यानी कि जनतंत्र की स्थापना हुई। कहाँ पे, फ्रांस में। क्या हुए, फ्रांस में जनतंत्र की स्थापना हुई। उसके बाद क्या, यूरोप के देशों में राष्ट्रवाद का प्रसार। यूरोप में तो क्या फ्रांसी देश थे, ढेर सारे देश, 44 लगभग कितने देश है, 44 देश है। जब फ्रांस में यह आंदोलन हुआ, फ्रांस की क्रांति, तो यहाँ की जनता जब आंदोलन करके अपने शासक के विरुद्ध उनका अपना अधिकार लिया, तो जब यूरोप के और सारे देश थे, आस पड़ोस के देश, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ये सब जो थे, इसके यहाँ के भी जनता के मन में एक मनोबल बढ़ा, एक उत्साह हुआ कि हम भी आंदोलन करके क्या कर सके, अब राष्ट्रवाद की भावना जगह अपने अंदर, सब एक होके राजा के विरुद्ध यदि विद्रोह करेंगे तो जो हमारे ऊपर इतने सारे बोझ है, इतने सारे टैक्स है, हमारे ऊपर जो शासक का मन जैसा चलता है उस तरह की शासन चलाती, उससे हम अपने शासक से क्या आ सकते, मुक्ति आ सकते। जब वो देखा कि फ्रांस के जनता जो थे वो अपने शासक को हटा दिए, इसका परिणाम क्या हुआ, यूरोप के जो और सारे देश हुए, उसमें क्या हुए, यूरोप के जो और सारे देश हुए वहाँ भी राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ, और प्रचार हुआ, ये राष्ट्रवाद फैला। फिर क्या हुआ, 1791 में फ्रांस में संविधान का निर्माण हुआ। पहले जो थे, जब शासन कर रहे थे तो राजा के ही संविधान थे, वो जो बनाए थे वही संविधान था, जनता को उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का जो शासन चल रहा था उसमें किसी प्रकार का योगदान नहीं था। वो राजा का मन, जिसको किस प्रकार का दंड देना है, किस प्रकार का किस पे कब कर थोपना है, यानी कैसा शासन चलाना, वो सब सिर्फ राजा डिसाइड करते थे, राजतंत्र का शासन था। तो जब क्या हुआ, 1791 में फ्रांस में क्या हुआ, संविधान का निर्माण हुआ। क्या हुआ, संविधान का निर्माण। जब संविधान का निर्माण हो गया तो सब कुछ क्या चलेंगे, विधि व्यवस्था के अनुसार चलेंगे, सबके लिए कानून क्या होते, बराबर होंगे। तो फिर क्या हुआ, उसके बाद जो है लुई 16 को 1793 में फांसी दे दिया। जब संविधान बना 1791 में, तब 1793 में
ये निर्णय लिया गया कि फ्रांस के जो राजा थे लुई 16वां, ये जो जनता के प्रति इतना टैक्स, इतना कुछ जो किए हैं, इसे क्या हो जाना चाहिए, फांसी हो जाना चाहिए। इसका सजा का, इसे सजा मिल गया, इसका जो अपना गुना था उसका सजा मिला। क्या हुआ, लुई 16वां को 1793 में फांसी हो गया। उसके बाद जो थे फ्रांस में क्यों कौन सा शासन चालू हुआ, डायरेक्टरी शासन, यानी कि कोई भी शासक तभी तक नहीं है, वहाँ डायरेक्टरी शासन का प्रचलन हुआ। कब, 1794 में लागू हो गया। जब फ्रांस में कौन सा शासन लागू हो गया, डायरेक्टरी शासन लागू हो गया। कौन सा शासन, तो जाने फ्रांस में क्रांति कैसे हुए और उसका क्या क्या परिणाम हुआ, क्या क्या परिणाम हुआ। अब जानते हैं जो लुई 16वां 1793 में फांसी हो गया, उस डायरेक्टरी शासन। इसके बाद जानेंगे, इसके जब ये हुआ, इनके बाद जब आए तो एक फ्रांस में एक नायक है, कौन, नेपोलियन। किसका उदय हुआ, नेपोलियन को। तो अब किसके बारे में जानेंगे, नेपोलियन के बारे में जानेंगे। नेपोलियन का युग कब से कब तक रहा, नेपोलियन युग के बारे में जानेंगे, यानी कि उसमें नेपोलियन के बारे में जानेंगे। वो कब से कब तक रहा, 1804 से 15 तक। कब से रहा, 1804 से 15 तक। यानी कि जब नेपोलियन आए तो 1799 में नेपोलियन फ्रांस का प्रथम चांसलर बना। क्या बना, प्रथम चांसलर बना। क्या बना, प्रथम चांसलर बना। ये जब 1799 में नेपोलियन फ्रांस का क्या बना, प्रथम चांसलर बना। उनके बाद क्या हुआ, 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बन गया। क्या बन गया, सम्राट बन गया। जब ये जनता के प्रति कुछ अच्छा काम किया, जनता इसे क्या चुना, अपना शासक चुना। ये जब नेपोलियन जो थे ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। यानी जनता के लिए क्या किए थे, बहुत सारे फ्रांस में सुधार किए थे, बहुत सारा काम किए थे। जनता के प्रति इसका एक अलग ही लगाव था, इसे जनता बहुत ही पसंद करते थे फ्रांस में। तो ये क्या हुआ, 1804 में नेपोलियन का सम्राट बन गया। पहले जब 1799 में आए तो नेपोलियन क्या हुआ, फ्रांस का चांसलर बना। उसके बाद 1804 में क्या हुए, ये सम्राट बन गए। जब ये सम्राट बन गए तो अपने अनुसार शासन चलाने लगे, अपना नियम दिया और जनता के प्रति एक अलग ही लगाव रहा। यूरोप में क्या हुआ, राष्ट्रवाद फैलाने का सैन्य अभियान किया। कहीं सभी जगह अपना आक्रमण करते, वहाँ जीतते, तो अपना शासन चला रहे थे। तो वहाँ क्या हुआ, राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार हुआ। यानी कि ये जो थे नेपोलियन, ये फ्रांस के लिए काफ़ी अच्छे थे और अपने फ्रांस की जनता के लिए अच्छे व्यक्ति थे। तो ये क्या किया, बहुत ही समाज सुधार का काम किया फ्रांस में और अपना शासन चलाए। उसके बाद क्या, 1804 में नेपोलियन संहिता लागू किया। यानी कि नेपोलियन ने क्या किया, 1804 में ही शासक बना, 1804 में ही अपना एक कोड यानी अपना एक नियम दिया। कौन, नेपोलियन संहिता। क्या लागू किया, नेपोलियन संहिता लागू किया। क्या लागू किया, नेपोलियन संहिता। उसके बाद 1815 में नेपोलियन वाटरलू के युद्ध में हार गया। ये बताया कि नेपोलियन जो थे ये चाहते थे कि हम दुनिया में एक अपना अलग पहचान बनाए, अपना सभी जगह अपना अधिकार हो, और ये सैन्य अभियान करते थे अलग। जैसे कि इसके पड़ोसी देश थे कौन सब, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, इस सब के विरुद्ध वहाँ सब जो थे अभी भी भ्रष्टाचार थे। क्या थे, भ्रष्टाचार थे, जनता के प्रति कोई लगाव नहीं थी। ये चाहते थे कि वहाँ भी हम अपना शासन करें और जनता को एक अच्छा शासक दे सके, अपना एक अच्छा व्यवस्था चलाए, वहाँ पे एक अच्छा शासक बन के रहे और अपना शासन चलाए। तो ये 1815 में क्या हुआ, पर ये बहुत सारे युद्ध जीते भी, पर ये 1815 में क्या हुआ, वो नेपोलियन वाटरलू के युद्ध हार गया। एक युद्ध हुआ वाटरलू का, किसका, वाटरलू का। वाटरलू के युद्ध में इधर से तो सिर्फ कौन थे, नेपोलियन थे, फ्रांस के नेपोलियन थे, पर उधर से कौन सब थे, ये ऑस्ट्रिया थे, ब्रिटेन थे और सारे देश थे, रूस, ये सब सारे देश थे। तो ये जो इधर से, तो ये क्या हो गया, इधर से अकेले थे, तो ये क्या हुआ, ये वाटरलू का युद्ध क्या गया, हार गया। जब हार गया तो फिर तो इसको जो कहेंगे वो सब वही मानेंगे। तो फिर जिसके मित्र राष्ट्र थे, ये पड़ोसी देश जो थे, ऑस्ट्रिया, पर्सा, ये सब जो थे इसके मित्र देश थे। ये क्या कि राष्ट्र नेपोलियन को कैद कर लिया। जब ये हार गया, अपने युद्ध में हार गया, तो इसे क्या किया, कैद कर लिया, यानी कि बंदी बना लिया। और करके क्या किया, एक सेंट हेलेना नामक टापू, यानी कि सेंट हेलेना नामक टापू यानी कि एक द्वीप है, उस पर क्या कर दिया, इसे कैद करके रख दिया गया। फिर क्या हुआ, 1815 में इसे कैद किया गया था वाटरलू के युद्ध से। उनके बाद क्या हुआ, इसका 1821 में 6 साल के बाद इसका मृत्यु हो गया। क्या हो गया, नेपोलियन का 6 साल के बाद मृत्यु हो गया। तो आज के क्लास में क्या जाने अपने लोग, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, राष्ट्रवाद क्या है, इतिहास के जनक कौन है, ये सब हर चीज़ जाने।
और राष्ट्रवाद कैसे जगा यूरोप में, राष्ट्रवाद का क्या क्या कारण है, प्रमुख कारण है। उनके बाद क्या जाने, फ्रांस की क्रांति के बारे में जाने, 1789 फ्रांस की क्रांति। उसके बाद और क्या जाने, फ्रांस की क्रांति का जो परिणाम हुआ। उसके बाद नेपोलियन के बारे में जाने। तो यहाँ तक कहाँ तक, नेपोलियन के बारे में तक ये जान लिए। उसके बाद अब जानेंगे मेटरनिक युग, इसके बारे में एक एक करके जानकारी लेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक है, तो इससे आगे की क्लास कल की जाएंगे। तो आप लोग अच्छे से इस तरह को इसको पढ़े, और आप लोग तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।